बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बलूचिस्तान में अबूरी हुकूमत के कायम होने के बाद इसके अहम चैलेंजेस पर बात करेंगे और देखेंगे कि बलूचिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन कैसे मुमकिन हो सकेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान के सियासी हालात पर बात होगी और देखेंगे कि हाल ही में कायम शुदा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब में क्या मुस्तकबिल होगा। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होता है सादिया स्टेक के नाम से, जिसमें रूस और यूक्रेन के माबैन ना खत्म होने वाली जंग का तस्करा होगा और आपको बताएंगे कि रूस यूक्रेन पर हमलावर क्यों हुआ, यूक्रेन ऐसी आखिर क्या गलती कर बैठा जो रूस भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। विफाक के बाद सिंध और बलूचिस्तान में भी निगरान हुकूमतें इंतजामी उमूर की बागडोर संभाल चुकी हैं। विफाक में बाप पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकड़, सिंध में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और बलूचिस्तान में अली मर्दान डोम की अपनी अपनी काबीना तश्कील दे चुके हैं। यूं पूरे मुल्क में निगरान हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार आ चुकी हैं और सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर अपने ओहदों से सुबुकदोश हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नई हल्काबंदियों के शेड्यूल के बाद इंतखाबात का इनकाद 90 रोज़ में मुमकिन नहीं रहा। आम इंतखाबात का इल्तवा नविश्ता दीवार है। सियासी जमातें इलेक्शन मुहिम का आगाज करने से कतरा रही हैं और यूं मालूम होता है कि निगरान सेटअप तवील अरसे के लिए बरसरे इक़्तिदार रहेगा। निगरान सेटअप का अगर तस्करा करें तो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आज़म तैनात हो चुके हैं, जबकि विफाकी वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी हैं और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जिनका अपना ताल्लुक़ भी सूबा बलूचिस्तान से है। आज भी बलूचिस्तान के लोगों को बुनियादी सहूलियात जैसे कि तालीम, सेहत और साफ पानी तक रसाई मुमकिन हासिल नहीं हो सकी और गुज़श्ता एक साल के दौरान सूबे में सिक्योरिटी के मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे कम शरह खानदगी बलूचिस्तान में है, जहाँ की आबादी का सिर्फ 43% हिस्सा लिखना पढ़ना जानता है। इसी तरह सूबे में नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह भी सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से तकरीबन 66 बच्चे मर रहे हैं। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बलूचिस्तान की अबूरी हुकूमत के चैलेंजेस पर बात करेंगे और ये हमारे साथ बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान खान डोमकी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया CM साहब। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद CM बनने की। आपका ख़ुद का ताल्लुक़ जो है वो बलूचिस्तान के इलाके लेडी से है। नवाब अकबर ख़ान बुगटी के आप नवासे हैं। आपके वालिद जो हैं वो साबिक सेनेटर मीर हजूर बख्श डोम की हैं। आपके भाई MNA रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत रहे हैं। सो आप ये सियासत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। आप अपने इलाके के मसाइल को, अपने सूबे के मसाइल को भी समझते हैं। अगर मैं आपसे पहला सवाल ये करूँ कि अगर आपको लिस्ट करना पड़े ये 2-3 मसाइल जो हैं वो मेरे सूबे के सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त हैं या अहम हैं, तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे वो क्या मसाइल हैं? अस्सलाम वालेकुम बीवी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी इंटरव्यू के लिए और मेरा हल्फ उठाने के बाद ये पहला TV चैनल है जिसको दोनों टीवी को मैं इंटरव्यू। बीबी, बलूचिस्तान तो मसाइलिस्तान है। अगर इसका आप देखें बलूचिस्तान मसाइलिस्तान तो ये हकीकत में मसाइलिस्तान है, लेकिन मैंने रात 7 बजे हल्फ लिया है कल रात और आज मैंने अपने ऑफिस का चार्ज अज्यूम किया है जी। मैंने आज पहली मीटिंग जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से की है जी। इस टाइम हमें सबसे बड़ा चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर का है जी और इसके अलावा जो है बुनियादी पीने का साफ पानी जी, एजुकेशन, हेल्थ। जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा तो हम इन सारी चीजों पे स्मूथली काम कर सकते हैं जी, अपने जो हमारे महदूद वसाइल हैं उनमें रहते हुए। बिल्कुल ठीक। सो सर फहरिस्त जो है वो सिक्योरिटी है और बाकी चीज़ें ऑब्वियसली सारी आप कह रहे हैं उससे मुंसलिक हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि इतने सालों में
हम देखते आए हैं। अभी तो जैसे मैंने कहा आप यहाँ पर हैं, फिर विफाक में भी देख लीजिए बुगटी साहब हैं, ख़ुद हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब वो उस सूबे से हैं। माजी में भी रहा है कि बहुत अहम ओहदों पर बलूचिस्तान के लोग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मसाइल हल क्यों नहीं हो सके डोमकी साहब? कोई विल में कमी थी या वाकई मसाइल इस नौयत के हैं कि साल भी अगर दिए जाएं तो कम पड़ जाएं? क्यों ये सूबा अभी तक गरीब तरीन सूबा ही है? देखिए जी बीबी, ये तो हकीकत है कि यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वाकई हल तलब हैं। मुझसे पहले की हुकूमतों ने भी यहाँ पर बड़ी अपनी कोशिश की, लेकिन हमारे वसाइल बहुत ही कम है बीबी। अभी तक हमें जो हमारा साबका किस्त है NFC अवार्ड का जो बहुत कम है जी, आबादी के लिहाज से दिया जाता है वो बहुत कम है, और ये सूबा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है जी। जी बिल्कुल। 1000 किलोमीटर जो है इसका, आप 500 किलोमीटर अफगान बॉर्डर और 450 समथिंग जो है वही 1000 किलोमीटर आप अंदाजा कर ले हमारा बॉर्डर है जी, एरिया। और दूर दराज इलाकों में ये आबादियां जो है बहुत फैली हुई हैं जी, दूर दराज इलाकों में। बिल्कुल। पहाड़ी इलाके हैं, सनलाख पहाड़ हैं। तो जिस तरह हमें NFC अवार्ड में हिस्सा दिया जाता है उसको देखते हुए तो हमारे बहुत कम वसाइल हैं। ये पोजीशन है जी। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अब तो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। माजी में आपके ओहदे पर बैठे हुए और लोग जो हैं वो शिकवा करते रहे थे कि जी विफाक की सतह पर हमारी उस तरीके से सुनवाई नहीं होती, हमारी बात ही नहीं सुनी जाती है। या विफाक का ये उल्टा शिकवा आता था कि नहीं हम तो फ़ंड्स दे देते हैं लेकिन पता नहीं फ़ंड्स कहाँ लगते हैं, कि सूबे की हालत बेहतर नहीं हो रही। सो आपकी सतह पे आपको लगता है कि आपका बड़ा ज़्यादा अच्छा एक सूबे से ताल्लुक़ होने की वजह से काकड़ साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक ज़्यादा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप हो पाएगा बनिस्बत के माजी के लोगों के? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल कोशिश यही है। प्राइम मिनिस्टर साहब से राब्ते में हूँ मैं। और जैसे आपने कहा कि वफाक तो जिस तरह वो कहते हैं वो आटे में नमक के बराबर देते रहे हैं। अच्छा। और वो कहते हैं हमने दे दिया और गायब हो गया। इल्जाम बलूचिस्तान के लोगों पे आ जाता है कि करप्शन है, होगी करप्शन, मैं उससे इनकार नहीं करता जी। लेकिन क्या इतनी करप्शन है कि वफाक जो देता है बलूचिस्तान वाले खा जाते हैं जो हुकूमत में बैठे हैं? ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह PM साहब से मेरी बात हुई है। ठीक है। इंशाल्लाह जब PM साहब को दावत देंगे वो बलूचिस्तान का दौरा करें और बलूचिस्तान के मसाइल पे, मेरी अभी भी यहाँ आने से पहले भी वहाँ PM साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है और अपने पूरे कैबिनेट के साथ यकीन दहानी कराई है कि हम पूरी कैबिनेट आपके पीछे खड़े हैं, जो मदद आपको चाहिए हम आपको देंगे जी। ठीक है। अब जिस तरीके से आपने सिक्योरिटी से मुंसलिक और बहुत सारे शोबों का जिक्र किया जिसमें सर फहरिस्त तालीम आता है, सेहत आता है, क्योंकि ये हर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। अब तालीम के हवाले से भी हम देखते हैं कि वहाँ शरह ख़ानदगी जो है वो उस हद तक नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। फिर साथ ही साथ जैसे मैंने UNDP की रिपोर्ट का हवाला दिया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है हर साल में। सो ये वो शोबे हैं जिसके लिए आपको बहुत काबिल लोग चाहिए। तो जब आप बतौर वज़ीर आला अपनी काबीना को सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या चीज़ें सामने रख रहे हैं? वो ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप अपनी काबीना में चाहते हैं? अभी भी इंशाल्लाह मैंने तो कल हल्फ लिया है, आज चार्ज अज्यूम किया है, काबीना के सोच विचार कर रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर साफ सुथरे किरदार वाले लोग, जिसको जो महकमा मिले वो उसमें महारत रखता हो। हमारी कोशिश यही है कि हम टीम वर्क के तौर पे यहाँ काम करें और जो टाइम हमें दिया गया है खिदमत के लिए हम जितना हो सके अपनी मखलूक को, अपने अवाम को, अपने लोगों को, अपने सूबे को डिलीवर करें। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं काबीना, अभी उस पर सोच विचार जारी है कि कौन लोग शामिल होंगे, और साथ ही साथ आपने कहा कि जितना टाइम हमें दिया गया है आइनी तौर पे तो वो 90 रोज़ का है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है उसके बाद तो लग रहा है कि ये बढ़ेगा मामला।
आपको ये है अंदाज़ा कि अगर लंबे टाइम के लिए जाता है टेक्नोक्रेटिक सेटअप, जैसे बाकी जगहों पे तो टेक्नोक्रेटिक सेटअप है, बलूचिस्तान में आपकी काबीना के बाद पता चलेगा, तो आप तैयार हैं उसके लिए, चाहे वो जितना लंबा अरसा हो आपको बलूचिस्तान में मिले? जी बिल्कुल, अव्वल तो हमारी ये कोशिश होगी कि भी ऑन टाइम इलेक्शन हो। ठीक है। अगर मुल्की मफाद में नहीं हैं, अगर वो लॉन्ग जाते हैं तो जाहिर है हम बैठे हैं, हमने खिदमत करनी है, हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी खिदमत। बट इन योर ओपिनियन आप क्या समझते हैं कि अगर फेब मार्च की बात जो चल रही है वो ठीक है, अगर उस टाइम पे हों, हल्का बंदियाँ जो नई होती हैं, नई मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी के तहत उसी की बुनियाद पे इलेक्शंस होने चाहिए? बीबी जरूर, वो तो रिक्वायरमेंट है। बाकी तो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो जो गाइडलाइन देंगे हमें, हम तैयार बैठे हैं। हम पहली कोशिश ये है कि हम अपने सूबे में इलेक्शन से कबल अमन और की सूरत हाल को बेहतर करें। ठीक है। हुकूमत की कायम होनी चाहिए, लाजमी कायम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरीके से आप यहाँ पर हैं और आपने कहा कि वो आइन की रिक्वायरमेंट है हल्का बंदियाँ नहीं हों और उसके बाद इलेक्शंस हों और आप उस वक्त तक जो हैं वो सर्व करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जिसने करवाने इंतखाबात, अंडरस्टूड, बट आपका ओहदा देखते हुए एक निगरान वज़ीर आला के तौर पे आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि आपके सूबे में साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों? बीबी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि ट्रांसपेरेंसी हो जी, हर तरह से। हम लोगों को जब लाया गया है तो हम लोग न्यूट्रल तौर पे आए हैं। किसी सियासी पार्टी, ज़ाहिर है ताल्लुकात तो बलूचिस्तान में कबायली इलाका है, सबसे हैं, या पाकिस्तान में पूरे में, लेकिन इन चीज़ों से बालातर होके हमने साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए, जिसके लिए हमें लाया गया है, जिस चीज़ के लिए इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। ठीक, राइट। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, बहुत शुक्रिया। विल हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान में होने वाली सियासी तब्दीलियों का तस्करा करेंगे। एक तरफ तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं जहांगीर तरीन और अलीम खान की तरफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान किया गया, तो दूसरी तरफ KPK में तहरीक इंसाफ के 2 साबिक वज़राए आला की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की तश्कील हुई। तहरीक इंसाफ से निकलने वाली दोनों पार्टियां सियासी मंजरनामे पर कोई भी वाज़ेह असरात दिखाने में नाकाम रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अगर तस्करा करें तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक 100 से ज़ायद सियासी रहनुमा पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। सियासी पार्टी के क़याम को आज 2 माह का अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी सवाल वही है जो पहले दिन उठाया जा रहा था कि आखिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपना इस्तेहकाम कब हासिल कर सकेगी। पार्टी के सदर अलीम खान मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज में नजर आते हैं, मगर अभी तक मुस्तकबिल के सियासी लाहेअमल को वाज़ेह नहीं कर सके। ना ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अभी तक की किसी किस्म की सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर सकी है और ना ही किसी सियासी जमात के साथ किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट की कोई खबर आई है। पार्टी की लॉन्चिंग सेरेमनी में मौजूद बहुत सारे कायदीन आज मुकम्मल तौर पर मंजर आम से गायब नजर आते हैं। ना ही हम फवाद चौधरी को कहीं देख पा रहे हैं, तो ना ही इमरान इस्माइल और अली हैदर जैदी का किसी को पता है। मौजूदा सियासी माहौल के तनाजुर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबी मैदान में क्या कारकर्दगी दिखा पाएगी? क्या पार्टी तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ सकेगी? ये बहुत सारे अहम सवालात हैं और इसके अलावा जो अभी निगरान सेटअप आने के बाद अगले इंतखाबात के हवालात उठाए जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता सूबों में और वफाक में निगरान सेटअप जो हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं, सियासी जमातों की वाबस्तगी जो है या उनका कंट्रोल ख़त्म होता चला जा रहा है। सो आप वाकई ये जो मरदमशुमारी और हल्का बंदियों का अब नया चक्कर आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ऐसा ही है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रही थी और डिले आपको वाकई नज़र आ रहा है इल्तवा में जो 90 दिन का है, या इससे बढ़ के आपको लगता है कि कुछ मज़ीद इसको टेक्नोक्रेटिक सेटअप को आगे लेकर जाया जाएगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने नैरेटिव बिल्ड किया, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है नौ मलूक पार्टी है, और जी जो एक प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का और एक रिक्वायरमेंट्स है किसी भी सियासी जमात को फाल होने के लिए, उसको एक रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजरना है और उसके साथ साथ उसको एक इंतखाबी निशान चाहिए और उसके साथ ग्राउंड के ऊपर एक नेटवर्किंग और एक फील्ड फोर्स चाहिए। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि जितनी तेजी से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपना सियासी सफर तय किया है, शायद किसी और जमात के लिए जो नहीं बनी और इतनी तेजी से वो मराहल जो कठिन थे उनको ओवरकम कर पाई हो। सबसे पहला जो हमारा फोकस और टारगेट है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़े बड़े जलसे और सियासी हिकमत अमली और मुख्तलिफ जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट, देखिए ये सारे वो नेक्स्ट स्टेप हैं जब इलेक्शन का कोई ऐलान होता है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल देता है या उसके साथ जुड़ा जो भी। आई अंडरस्टैंड, आई गॉट योर पॉइंट डॉक्टर साहिबा। मैं लेट मी रीफ्रेज। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रही हैं। एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, देखिए मैं एज अ पॉलिटिकल फोर्स सबसे अहम चैलेंज जो इधर पेश है इस वक्त, ये आपने सियासत और रियासत उनके दोनों के दरमियान पुल का किरदार अदा करना है। सियासत जो है वो हम अपनी फील्डिंग सेट करने में मसरूफ अमल है, ठीक है, और तमाम रीजन्स में हमारी फील्डिंग सेट हो चुकी है। जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में ये जमात जो है वो निचली सतह पे अपनी नेटवर्किंग मुकम्मल कर रही है, लेकिन जो रियासत के चैलेंजेस हैं, जो रियासत को दरपेश इस वक्त मसाइल हैं, जो मुआशी इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम के साथ जुड़े हैं, जो सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ जुड़े हैं, फिर 9 मई का आपने जिक्र किया, वो शरपसंदी, मैं उस पे आती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब जो आप बात कह रही है ना, अब ठीक है कि जो ये वो मराहिल हैं जो इंतखाबात के करीब करीब आपकी जमात तय करेगी, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा इसमें मैं जो कहना चाह रही हूँ या पूछना चाह रही थी उसको मैं रीफ्रेस करती हूँ। देखिए आप हमें नजर आती हैं, दैट शोज योर लॉयल्टी टू द पार्टी एंड द कॉज जो आप अभी मेंशन कर रही हैं। 3-4 लोग हैं, ये पिछले दिनों मैंने अपने इंटरव्यू में अलीम खान साहब से भी सवाल किया कि डॉक्टर, और मैंने आपका नाम लिया वहाँ पे कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के अलावा या मुराद रास के अलावा या फिर आपको कभी कभार फयाजुल हसन चौहान नज़र आ जाते हैं या वो खुरम रोकड़ी साहब के अलावा कोई और बंदा कहीं मीडिया पे किसी जगह पर बात करते, पार्टी को डिफेंड करते, पार्टी का कॉज बताते, मिशन बताते नज़र ही नहीं आता। चाहे वो अली जैदी हैं, फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल है, 100 से ज़्यादा लोग आ गए, सब गायब हैं, सिर्फ आप 3-4 लोग नजर आते हैं। सादिया, बेसिकली जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो बड़ा जरूरी है। जब आप कन्विंस हैं, खुद कन्विंस हैं, तो आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। जहाँ पे कंफ्यूजन होगी, जहाँ पे आपका काज और जात के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है वो जारी रहेगी, और वहाँ आपका पर्सनल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो फिर कंप्रोमाइज होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही फिर डॉक्टर साहब, अगर अली जैदी और बाकी लोग कंफ्यूज हैं या फवाद चौधरी अभी तक कंफ्यूज हैं, तो फिर ये लोग आए क्यों हैं, इन्होंने फिर पार्टी ज्वाइन क्यों की है? देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है कि मुझे बताएं कि अनवारुल हक काकड़ साहब मेरे भी कोलीग हैं, मेरे साथ भी कम्युनिकेशन में है, व्हाट्सएप पे हम एक दूसरे को एक गाइड भी करते हैं, एडवाइस भी करते हैं, एक दूसरे से हमारा जो है कम्युनिकेशन सेटअप है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उठ के जाके मैं एक सियासतदान हूँ। मुझे ये पता है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अपने आप को डिस्कनेक्ट और डिसोसिएट रखना है सियासी जमातों से या पॉलिटिकल इंडिविजुअल से, और मैं जानबूझ के उसको खुद जा के मिलूं, अपनी पूरी फैमिली के साथ चले गए थे, बीवी फैमिली बच्चे जाके मैं उसको, देखिए कोई वफादारी होती है, कोई रख रखाव होता है, कोई आपको जो है वो कुछ नाम्स होती हैं, कुछ कंडक्ट करते हैं आप एक एज एन इंडिविजुअल या लीडर, तो उसकी कुछ तकाजे होते हैं। तो ये चीजें जेब नहीं देती हैं कि आप अगर पीटीआई है तो आप कहें कि आप पीटीआई हैं। अगर आपने पीटीआई से डिस्कनेक्ट किया है, आप आईपीपी हैं, आप डंके की चोट पे कहें कि मैं आईपीपी हूँ। अगर आप दोनों को डिसऑन करके या ऑन करके तो दरमियान में फील्डिंग के अंदर खेल रहे हैं, आपको अपने पोल का नहीं पता,
डज नॉट मीन के फिर अल्टीमेटली आपकी जो सब आपको देख रहे होते हैं ना, आप एट ए टाइम सबको बेवकूफ आ सकते, तो पोल का क्लियर होना बड़ा जरूरी है कि आप ओके पोल ये आपने बड़ी जबरदस्त बात किया। चलें ये तो एक इंडिविजुअल की हो गई, अदरवाइज भी आपकी पार्टी में अगर कंफ्यूज्ड लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा कि जी पीटीआई से हम आईपीपी में आ गए और वो ओन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनके बारे में आपने कुछ सोचा है या इन लोगों को इसी तरीके से कंटिन्यू करवाएंगे तो वो कब तक चलेंगे? देखिए, हमारे लिए ये काबिल एहतराम है, हमारे साथी हैं, हमारे कोलीग हैं, हमारे पास आए हैं, हमारे सारे अंकों पे हैं, हमने उनको इज्जत दी है, हमने उनको इज्जत से अपनी पार्टी के अंदर एक रिस्पेक्टफुली प्लेसमेंट दी है, लेकिन इट डज नॉट मीन के आप जो है वो अपने मफाद के लिए पार्टी के इंटरेस्ट को या हमारी जो मेजर काज है या सुप्रीम काज है जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पे हम कंप्रोमाइज करें, और वो किसी सूरत नहीं होगा, क्योंकि 9 मई के बाद जो है 9 मई के सानिया के बाद जो आईपीपी मार्जे वजूद में आई है तो आई ही इस नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और इसके अंदर जात और शख्सी मफाद वाले लोग जो है वैसे मिसफिट हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि जिनकी सियासत का महवर और मरकज जाती मफादात है, कोई कारोबारी मफादात है या कोई मखसूस एजेंडा है, तो वो लोग आईपीपी के साथ लॉन्ग टर्म चल नहीं सकेंगे। लॉन्ग टर्म चलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जात की नफी करके अपनी काज को मारना है, अपनी जात को मारना है और अपनी काज को सुप्रीम करना है। ठीक है, तो जब तक आप अपनी जात की नफी नहीं करते और काज को सुप्रीम नहीं करते तो आईपीपी के अंदर जो है फिर इसी तरह से आप वेरी इंटरेस्टिंग आपने कहा फिर ऐसे लोग जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेंगे। अब 9 मई के बाद अगर वाकई कहीं कंफ्यूजन है और क्लैरिटी नहीं आ रही कुछ लोगों के दिमागों में, तो उसका भी जरा बता दें कि फिर पीटीआई आपको इस वक्त क्या लग रहा है कि कौन लीड कर सकता है? अभी तो पिछले दिनों तो वो कोशिशें भी कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से निकाला जाए, आपने देखा होगा वो खबर आज भी हर जगह पे छपी हुई है। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो गैर मुल्की सुफरा से मिल रहे थे और उसमें हमारे अली ज़फ़र साहब भी साथ मौजूद थे, यूके के हाई कमिश्नर, कैनेडियन हाई कमिश्नर, EU एम्बेसडर, नॉर्वेजियन एम्बेसडर, अब वो सबसे मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब हमारी मदद करें उनको निकालने में। सादे ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है। अच्छा, और इस कौम को जो शदाई और पागलपन का शिकार होके एक क्लीन मैन जिसको समझते हुए उसको फॉलो कर रही थी, उस कौम के सामने ये लम्हा फिक्री है और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस वक्त। और तारीख के औराक जो है इस वक्त बड़ी तेजी से पलटे जा रहे हैं कि वो शख्स जिसने इस कौम को बेवकूफ बनाया, गुमराह किया, उनके ज़हनों को आलूदा किया और एक बयानिया तरतीब दिया कि हम कोई गुलाम है, एब्सोल्युटली नॉट। हमें जो है वो फलां का जो यार है वो गद्दार है, हम एक खुददार कौम है, हम अपनी लेके रहेंगे आजादी। तो ये सारे जो स्लोगन थे जिसके लिए उन्होंने यूज किए और मोबिलाइज किया मासिस को, पब्लिक को, स्पेशली नौजवानों को, उनके ज़हनों में इस बयानिए को जिस तरह बयारी करके पवस्त किया, अल्टीमेटली ये सारी जो छुपा लुकी है, आंख मचोली है और जिस तरह से उन्हीं से दुआ मांगने गए हैं जिनको ये कहते थे कि इन्होंने हमें दर्द दिया है और उन्हीं से मरहम लेने ये पहुंचे हुए हैं। तो इट मीन्स के ये सारा भांडा जो है बीच चौराहे फूट चुका है। ठीक है, क्योंकि आजम खान ने ये सारे राज अफशा कर दिए हैं कि ये बयानिया जो है ये मक्कारी पे मबनी था, ये बयानिया जो है वो प्लांटेड था, ये बयानिया जो है इस मासूम आवाम के ज़हनों से खिलवाड़ करने की एक दानिस्ता मजमूम साजिश थी। और आज अगर ये जहां तक ये बात है कि वो उनको अदालतों से रिलीफ लेने के लिए तगदो करते हैं, ये कानूनी हक है उनका, उसी अदालत ने उनको सजा दी है, वो सजा को क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं सजा गलत हुई है। ठीक है, कोई अदालतें इनको रिलीफ दे, इसका मतलब है कि वो ठीक कर रही हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, जो शुरू से हमारे चेयरमैन और उसके साथ एसोसिएटेड जो एक एलीट क्लब था और जो 9 रत्न थे,
उनका ये ज़हन और ओके। बयानिया रहा अब मुझे कि जो बताइए, वो बिल्कुल सोचते ठीक हैं है, वो ठीक ठीक है, है। अब जो एक वो तरफ करते चेयरमैन हैं वो पीटीआई गलत नहीं है, होते, पाकिस्तान जो है अभी तो खैर वो वो जेल में हैं, अगर उनको बेबुनियाद है। ठीक है, उनको कानूनी रिलीफ नहीं मिलता अदालतों से, तो ऑब्वियसली वो इस दफ़ा तो बाहर मुझे नहीं लगता कि आ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये कहते हैं कि जनाब ये केस से निकलेंगे, रिहाई हो भी जाएगी तो दूसरा केस तैयार है और वो उससे ज़्यादा डेंजरस है। बहरहाल अगर उनके बगैर, क्योंकि उनकी तो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो गई है, उनके बगैर पीटीआई जो है वो अब देखती हैं आप अपने इलेक्शन में एक भरपूर मुखालिफ के तौर पर? देखिए, जो आपका एक है आपके करप्शन केसेस, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, एक है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ पावर, वो सारा आपका एक कह लें कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, जिसके अंदर सियासतदान आते रहते हैं, केसेस होते रहते हैं, जेलों में जाते हैं, जेलों से निकलते भी हैं। एक है आपका जो है वो 9 मई के अंदर आपके नेशनल इंटरेस्ट को अपने उस कौमी एहसास पे, नजरिए पे, पाकिस्तान के वजूद पे कारी जरब लगाना और फौजी अदालतों के अंदर वो सारी चीजें जो है उनका आना और वो हकायक उजागर होना और फिर उसके बाद उन केसेस का फैसला आना। ठीक। देखिए, हसान नियाजी की गिरफ्तारी, जी। हसान नियाजी का जो तोता बोलेगा तो वो मैना की कहानी सुनाएगा। अच्छा। वो तोता जो है वो ये बताएगा कि वो किसके कहने पे 9 मई की वो सारी कार्रवाई और वारदात की गई। वो ये बताएगा कि इसके पीछे जो है वो कौन से पस पर्दा फिनांसर, सपोर्टर, फैसिलिटेटर और ओनरशिप देने वाले किरदार थे। और हमारे चेयरमैन पीटीआई का दिल पिशौरी करने वाले कौन कौन से ऐसे अनासर थे जो जुडिशरी में बैठे थे, जो नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस के अंदर थे, या ओवरऑल जिन्होंने एक पाकिस्तान की इस 9 मई के वाक़े के बाद सही है। तो आपको लग रहा है ये सारे इंकशाफात जो हैं वो हसान नियाजी की तरफ से आएंगे बड़ी जल्दी? ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम थोड़ा है, वापस मैं आती हूँ। मुझे बताइए कि जो इस पीटीआई से एक और जमात निकली, परवेज़ खटक साहब, पहले तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन यही थी कि वो भी शायद आप लोगों के साथ आएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी एक जमात बना ली। अब वो उन्होंने ऐलान किया है बड़ी जल्दी कि जी एक वो जलसा करेंगे और अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। तो हम आईपीपी से कब एक्सपेक्ट करें? आप कब अपना कोई पावर शो करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक ही जमात से चूंकि जन्म लिया है, इसलिए हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो भी मैच करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि परवेज खटक साहब जी एक ज़ीरक सियासतदान होते हुए वो इस चीज को रियलाइज करेंगे कि आइसोलेशन में पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। एक सूबे के अंदर रह के मखसूस पठान या बलोच या एक पश्तून बेल्ट के अंदर आप अपनी सर्वाइवल नहीं कर सकते। पॉलिटिकल काज जो होती है वो बहुत वसी होती है और उसके लिए दिल भी वसी होते हैं। और जो वक्त गुजरेगा, हालात, सूरत-ए-हाल इन दोनों को यकजा करने के लिए, उस काज को इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली सामने आएगी। हम दुआ गो हैं उनके लिए भी कि वो जो काम कर रहे हैं उस सूबे के लिए उसको आगे बढ़ना चाहिए। वहां तो पे बिल्कुल ठीक है। आपका कोई जलसे का इरादा या इलेक्शन के करीब करीब ही जब कैंपेन का आगाज करेंगे? नहीं, मैं नहीं समझती, इसको तो वक्त फैसला करेगा कि कब होना है। लेकिन वो अपने आजादाना रोल को एम्पावर करके हम एक अपना एज अ पॉलिटिकल फोर्स अपना रोल जो है उसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के साथ नेटवर्किंग करके आपने कहा कब जलसा करेंगे। देखिए, हमने अपने 10 रीजन्स के अंदर चेयरमैन आईपीपी जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में और अलीम खान साहब की सदारत में ये कैलेंडर हमने इशू करने जा रहे हैं कि हर रीजन के अंदर हमारी लीडरशिप जाएगी। ठीक, वो कन्वेंशन, वर्कर कन्वेंशन भी करेगी और वो पब्लिक जलसे भी करेगी। और ये सारी चीजें हमारी नथी हैं कि आने वाले जो इलेक्शन है
उसके लिए एक वाजिया हिकमत अमली सामने आ बिल्कुल जाए उसकी और एक क्लियर बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली अभी भाम है कि 90 दिनों के बाद भी होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन जो है आवाम के सामने पेश करे। हम अपने जो सियासी सफर है, हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, के अंदर बहुत जो है- बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिरदौस खान साहिबा हमसे बात कर रही थी प्रोग्राम में। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन पर हमलावर हुआ। ये ना खत्म होने वाली जंग आज 542वें दिन में दाखिल हो चुकी है। आज भी हम में बहुत से लोग ये समझने से कासिर हैं कि रूस यूक्रेन पर हमलावर क्यों हुआ। यूक्रेन ऐसी क्या गलती कर बैठा जो रूस भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन पर हमले को समझने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मौक़िफ़ को समझना बहुत जरूरी है। सदर पुतिन और रूस को एक बाइख्तियार और खुद मुख्तार यूक्रेन से कोई मसला नहीं है और ना ही कभी था। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद यूक्रेन एक आज़ाद रियासत बना। अलबत्ता 2005 से 2010 में यूक्रेनी सदर विक्टर आंद्रेविच युशेंको के दौरे हुकूमत के दौरान यूक्रेन का झुकाव मगरिब और बिलखुसूस अमरीका की तरफ बढ़ने लगा। यूक्रेन यूरोपीय यूनियन और नेटो में शमूलियत के ख्वाब देखने लगा। दूसरी जानिब अमरीका और इसके इत्तेहादी यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा बनाकर रूस के बॉर्डर तक रसाई हासिल करना चाहते थे। मॉस्को एक वक्त में रूसी सरहदों से 1000 मील फासले पर था, मगर दीगर यूरोपीय ममालिक के नेटो में शमूलियत के बाद अब ये फासला घटकर सिर्फ 200 मील रह चुका है। रूस के लिए अपनी सरहदों की हिफाजत मुमकिन नहीं रही, या रूस को अपनी हिफाजत के लिए एक बड़ी आर्मी की जरूरत होगी। मॉस्को की अपने बॉर्डर से गहराई या डेप्थ में कमी की सूरत में अगर रूस पर दुश्मन मुल्क हमलावर होता है तो मॉस्को से आर्मी को हरकत में लाने के लिए वक्त दरकार होगा ताकि बॉर्डर तक रसाई मुमकिन हो सके। अगर तारीख का मुतालिया किया जाए तो नेपोलियन या हिटलर जब रूस पर हमलावर हुए तो रूस अपनी मिलिट्री पावर नहीं बल्कि अपने जोग्राफिया की वजह से हमलावरों से महफूज रहा। और अगर अब मौजूदा सूरत हाल में यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है तो नेटो की अफवाज की रूस के बॉर्डर पर मौजूदगी रूस को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रूस और सदर पुतिन के नुक्ता नज़र की एक तारीखी अहमियत भी है जिसको समझने के लिए आपको याद कराते जाएं कि 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस, जिसको क्रीमिया कॉन्फ्रेंस के नाम से भी याद किया जाता है, उसमें मुस्तकबिल के लाहे अमल पर 8 दिन तक गौर के बाद यूरोप को मशरिक और मगरिब के दरमियान मुख्तलिफ स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में तकसीम किया गया। याल्टा कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के 3 बड़ों, जिनमें सोवियत यूनियन के साबिक वजीर आजम जोसेफ स्टालिन, साबिक अमरीकी सदर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और साबिक बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल शामिल थे। यही वजह है कि रूसी सदर पुतिन बार बार याद कराते हैं कि यूक्रेन रशियन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है और मगरिब को नेटो के नाम पर मुदाखलत की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रूस के हाथ से यूक्रेन के निकलने का मतलब सोवियत यूनियन से अलहदा होने वाली तीसरी बड़ी रियासत का मुखालिफ ग्रुप में शामिल होना है, जिसमें 40% आबादी रूसी जबान बोलती है। सबसे अहम बात यह है कि यूक्रेन खास स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। यूक्रेन से रूस की 85% गैस यूरोप को फराहम की जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि रूस यूक्रेन जंग से दुनिया और बिलखुसूस यूरोप कैसे मुतासिर हो रहा है और जंग का मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली मर्तबा जंग यूरोप में दाखिल हो चुकी है। इससे पहले यूरोपीय ममालिक यूरोप से बाहर किसी न किसी जंग का हिस्सा रहे। जंग से न सिर्फ यूरोप के लिए इंसानी अलमिया पैदा हुआ बल्कि दुनिया बिलखुसूस यूरोप के तर्ज जिंदगी को यकसर बदल कर रख दिया है। जंग के आगाज के बाद 14 मिलियन यूक्रेन के रहायशी अपने घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हुए, जबकि 6 मिलियन से ज्यादा अफराद ने यूक्रेन से बाहर यूरोप के दीगर ममालिक में पनाह इख्तियार की। रूस यूरोप को कुदरती गैस फराहम करने वाला सबसे अहम मुल्क है। अलबत्ता जंग के आगाज के बाद यूरोपीय ममालिक की तरफ से गैस के मुतबादिल जराए की तलाश तेज कर दी गई है। साल 2022 के दौरान रूस से हासिल होने वाली गैस को पहले से आधा कर दिया गया। तवील मुद्दती मुआहदों को मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद यूरोप में एनर्जी की कीमतों में कई गुना इजाफा देखा गया और एनर्जी का हसूल यूरोप के लिए इंतहाई दुश्वार हो गया। कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे के बाद यूरोप के अहम ममालिक में रिकॉर्ड महंगाई देखी गई। बरतानिया में महंगाई का 41 साला रिकॉर्ड टूट गया और पहली मर्तबा महंगाई डबल डिजिट में रिकॉर्ड की गई।
जंग के आगाज से पहले तक नेटो के सिर्फ 3 ममालिक अमेरिका, ग्रीस और बरतानिया जीडीपी का 2% दिफा पर इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेटो ममालिक का औसत खर्चा 1.4% था, जबकि जंग के बाद अब तक खर्चा 1.7% तक पहुंच चुका है। अलबत्ता रूस के करीबी ममालिक का दिफाई खर्चा 2% से भी बढ़ चुका है। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में अगर देखा जाए तो फूड आइटम्स की कीमतों में 20 से 50% तक इजाफा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग का इख्तिताम मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रहा। जंग के मरहूने मिन्नत दुनिया के मौशी हालात पहले से अबतर होते दिखाई दे रहे हैं। हालात की कशीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 माह कबल रूसी सदर पुतिन ने पहली मर्तबा तस्दीक करते हुए कहा था कि बेलारूस में छोटे जोहरी हथियार नस्ब किए जा चुके हैं और हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमें स्ट्रेटेजिक शिकस्त से दो चार नहीं किया जा सकता। जबकि अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना था कि जौहरी जंग के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मगर आज की तारीख में सवाल पैदा होता है कि क्या दुनिया एक जौहरी जंग की मुतहम्मिल हो सकती है, और क्या दुनिया की बड़ी ताकतों को एक दूसरे को गिराने की बजाय आलमी मसाइल के हल की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.